हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पास पेपर का सोल्यूशन करेंगे 2018 का। डायरेक्टली मैं स्टार्ट करता हूँ, कुछ हम लोग को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो अभी हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो क्लासीफाई द फॉलोइंग सर्विसेज इनटू टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल। इसका सोल्यूशन मैं इसी क्या बोलते हैं क्वेश्चन पेपर में दे दूंगा, क्योंकि इतना कुछ करना नहीं है। ये चैप्टर है आपका एग्जाम्पशंस चैप्टर। ओके, और इसमें अभी आपको पूरे के पूरे सर्विसेज ही दिए, मतलब ये वाला पूरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और ये नीचे वाला भी क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मतलब 30 सर्विसेज का आपको पॉइंट्स दिया है और आपको बताना है कि टैक्सेबल है कि नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एग्जाम्पशन का चैप्टर पढ़ रहे हो एग्जाम की तरफ से, तो सिर्फ सर्विसेज वाला पार्ट पढ़ लो, तो आपका मोस्टली हो जाएगा। लेकिन लेकिन पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम्पल सॉल्व करके पढ़ो, क्योंकि आपको इस टाइप के पॉइंट्स नहीं दिए हुए, आपको स्पेसिफिक जीएसटी का लॉ दिया हुआ है, तो वो एग्जाम्पल्स नहीं दिए हुए। तो आपको पहले एग्जाम्पल्स अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको वो लॉ प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा, क्या एग्जाम्प्ट होता है, क्या टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ वो लॉ पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा और आप ये सम नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पढ़ना है, ओके, अगर आपको एग्जाम्पशन चैप्टर नहीं पढ़ना है, तो मैं बोलूंगा कि ये जो 30 आपके पॉइंट्स है, 15 यहाँ के 15 वहां के, 30 पॉइंट्स रट्टा मार लो कि क्या टैक्सेबल होता है, क्या एग्जाम्प्ट होता है। सिंपल सा बात है। क्योंकि वो चैप्टर बहुत बड़ा है, इसीलिए मैंने वीडियो में भी नहीं समझाया, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, एटलीस्ट दो घंटे का जितना तो है एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने उस चैप्टर का कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाया। इसी में मैं सिखा दूंगा जितना हो सकता है मुझसे। अदरवाइज आपको क्या बोलते हैं, या तो टेक्स्ट बुक से देख लो, या तो अगर नहीं देखना है, चैप्टर ही नहीं देखना है, तो ये 30 पॉइंट्स देख लो। 30 पॉइंट्स में से एटलीस्ट 10 पॉइंट तो वो लोग रिपीट करेंगे, तो आपके 10 मार्क्स तो आ सकते हैं। ये मैं गेस कर रहा हूँ, कोई श्योरिटी नहीं है। ओके, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। अपने को सिर्फ बताना है कि क्या ये टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है। ठीक है, एग्जामिनेशन चैप्टर में क्या था कि वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो यही बताना है। लेकिन इतना याद रखना, यहाँ पे क्या पूछा, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। तो जब आप लिखोगे तो आप यहाँ पे टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल लिखना, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट मत लिखना। चाहे वो एग्जेम्पशन का चैप्टर हो, बट एग्जेम्प्ट मत लिखना, क्योंकि जो आपको पूछा हुआ है उसी हिसाब से लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेगा। ओके, तो सर्विसेज बाय वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ बर्ड्स, ये नॉन टैक्सेबल है। ओके, रेंटिंग ऑफ वेकेंट लैंड फॉर हॉर्टिकल्चर, नॉन टैक्सेबल। हॉर्टिकल्चर के अलावा आपको अगर एग्रीकल्चर बोला, पिसीकल्चर बोला, ठीक है, तो भी आपका नॉन टैक्सेबल है। ओके, अगर ये पॉइंट को अगर आपको समझना है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ गूगल मारो, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन पढ़ लो, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन पढ़ लो जीएसटी के अंदर। बस उसके बाद उसके अंदर जो जो भी आएगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चाहिए, ठीक है, उसका सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लो, एग्रीकल्चर अंडर जीएसटी डालो, एग्रीकल्चर डेफिनेशन अंडर जीएसटी, तो आपके अंदर जो भी वो एग्रीकल्चर के अंदर जो भी पॉइंट्स आएंगे, हॉर्टिकल्चर आएगा, पिसिकल्चर आएगा, बहुत सारी चीज आती है। तो अगर उसको हम लोगों ने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किए, तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ओके, ये मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, इसका रूल्स होंगे। तो ये से मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, क्या कल एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। अगर रूल्स प्रॉपरली पढ़ने हैं तो आप टेक्स्ट बुक से देख लो, मैं तो आपको सिर्फ ऐसा दे रहा हूँ कि ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ। ओके, रेसिडेंशियल फ्लैट आर लेट आउट टू इंडिविजुअल फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, ये भी नॉन टैक्सेबल है। अगर बिजनेस पर्पस के लिए होगा अगर बिजनेस पर्पस के लिए होगा तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय रोप वे, ये आपका टैक्सेबल है। ओके, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय मेट्रो होगा या रेल होगा, तो फिर वो क्या बोलते हैं, नॉन टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, इसका भी पॉइंट आपको बहुत इजी है, आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ट्रांसपोर्ट वाला पॉइंट, तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कौन कौन सा टैक्सेबल है, कौन कौन सा नॉन टैक्सेबल है। ओके, अ टेम्पल हॉल वाज लेट आउट फॉर वेरियस रिलीजियस रिचुअल्स टू जनरल पब्लिक, टैरिफ वाज 15,000 पर डे। अब देखो, ये नॉर्मली नॉन टैक्सेबल सर्विस है। ओके, ये नॉन टैक्सेबल सर्विस है। कंडीशन ये है कि आपका जो टैरिफ होना चाहिए वो 10,000 से लेस होना चाहिए पर डे का। ओके, तो अभी आपका टैरिफ कितना है, 15,000 का है, तो इसलिए फिर ये क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ गया। जनरली अगर आपको सिर्फ
कल के क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये बोला कि टेम्पल वाज लेट आउट फॉर वेरियस रिलीजियस पर्पस टू द जनरल पब्लिक, तो आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कर दो नॉन टैक्सेबल। लेकिन अगर टैरिफ वाला भी दिया है और वो 10,000 से ऊपर है तो समझ जाना वो टैक्सेबल है। समझ में आ गया? तो अगर जनरली ये पॉइंट नॉन टैक्सेबल है, बट टैरिफ की वजह से कंडीशन है कि अगर टैरिफ 10,000 के ऊपर हुआ तो ये क्या हो जाता है? टैक्सेबल। ओके, मेट्रो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर ये तो नॉन टैक्सेबल है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्विसेज ये टैक्सेबल है। ओके, अब इसका भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस नेसेसरी होती तो ये नॉन टैक्सेबल हो जाता। ठीक है, ये इसमें कुछ नहीं दिया तो ये हम लोग अज्यूम करेंगे उसने हेयर ट्रांसफर लग्जरी के लिए किया है। ओके, और लग्जरी के लिए ये टैक्सेबल होता है। अगर लग्जरी पर्पस के लिए किया ये सब ट्रांसप्लांट या फिर आपने फेस का कुछ किया तो वो सब अगर नेसेसरी है तो वो नॉन टैक्सेबल है, लेकिन अगर वो लग्जरी है खुद के खुशी के लिए कर रहे हो तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया? तो इसमें आपने कुछ नहीं दिया तो हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्विसेज लग्जरी पर्पस के लिए की है, इसलिए उसको टैक्सेबल माना है। ओके, समझ में आ गया? मॉर्चुरी सर्विसेज ये सब तो नॉन टैक्सेबल है। ठीक है, मरने के लिए रिलेटेड कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड किया मरने के लिए रिलेटेड तो वो सब नॉन टैक्सेबल है। फ्यूनरल सर्विस हो गया, कॉफिंग सर्विस हो गया, वो सब नॉन टैक्सेबल है। एम्बुलेंस सर्विसेज टू ट्रांसपोर्ट ये तो नॉन टैक्सेबल हो गया। ये मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स आप सीधा देख के भी बोल सकते हो कि हाँ भाई ये नॉन टैक्सेबल है, क्योंकि वो सब नेसेसरी चीज आ गई ना। अब बिल्डिंग वाज लेट आउट टू पब्लिक स्कूल, ये आपका नॉन टैक्सेबल है। ओके, लेकिन अगर बिल्डिंग इज लेट आउट टू डिग्री कॉलेज आएगा, ठीक है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? फिर 11th वाला हमारा, a hotel room is let out at declared tariff of 1300 per room and actual rent charge is 900 per day। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रिकी है। होटल रूम इज लेट आउट एट डिक्लेयर्ड टैरिफ ऑफ 1300। ओके, कंडीशन क्या बोलती है कि अगर आपका डिक्लेयर्ड टैरिफ 1000 से ऊपर है, अगर आपका डिक्लेयर्ड टैरिफ 1000 से ऊपर है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, मतलब आपने होटल रूम अगर 1000 से ऊपर आप रेंट वो चार्ज कर रहे हो रूम सर्विस, रूम रेंट, तो अगर वो 1000 के ऊपर है तो आप उसको टैक्सेबल मानोगे। ठीक है, तो इसमें 1300 है तो ये टैक्सेबल हो गया। ओके, अभी 900 क्या है? 900 ये आपने चार्ज किया हुआ है। ओके, इस सम से कोई रिलेटेड नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ। 900 आपका चार्ज किया हुआ है, तो अगर यहाँ पे अगर ऐसा पूछा होता क्लासीफाई द फॉलोइंग सर्विसेज इनटू टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल एंड कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू जीएसटी, मतलब आपको जीएसटी कैलकुलेट होता तो आप उसको 1300 नहीं लेते आपके जीएसटी के कैलकुलेशन में, आप लेते 900। ओके, टैक्सेबल तो माना जाता, मतलब जीएसटी की कैलकुलेशन में आता, पर 1300 अमाउंट नहीं होता, 900 अमाउंट आता। समझ में आ गया? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस सम से रिलेटेड नहीं है, ये 900 का कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन अगर आपको कल के पेपर में पूछ लिया कि आपको जीएसटी भी अमाउंट निकालनी है तो आपको ये दिखाना है कि जीएसटी का अमाउंट आप 900 पे दोगे, आप 1300 पे नहीं लोगे। 1300 सिर्फ ये डिटरमाइन करने के लिए कि ये सर्विस टैक्सेबल होगी या नहीं, और क्योंकि ये 1000 के ऊपर है तो ये सर्विस टैक्सेबल होगी। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऑफ नेशनल डिग्री कॉलेज। ओके, अब देखो ये डिग्री कॉलेज है, मतलब 12वीं के ऊपर है। ओके, अगर आपने ये ट्रांसपोर्ट सर्विस डिग्री कॉलेज के नीचे प्रोवाइड की होती तो ये नॉन टैक्सेबल होती, एग्जेम्प्ट होती मतलब, लेकिन आपने डिग्री कॉलेज को प्रोवाइड की है तो ये आपको क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या सर्विस है? टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? और एजुकेशन वाला भी पॉइंट पढ़ के जाना, इजी है, आप रीड मारोगे तो भी समझ में आ जाएगा, तो एजुकेशन वाला पॉइंट पढ़ के जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऑफ नेशनल डिग्री कॉलेज इज टैक्सेबल। Renting a warehouse for storing potato chips is taxable. Renting a warehouse for storing of rice, अगर राइस बोला तो नॉन टैक्सेबल आ जाएगा। राइस बोला तो ठीक है, वो उसके बाद में जो भी प्रोसेसिंग होने के बाद में पैडी हो गया है कुछ और हो गया, उसका अगर आपको लिख के आ गया तो वो टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर राइस दिया है तो सिर्फ और सिर्फ नॉन टैक्सेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर राइस दिया होता तो नॉन टैक्सेबल होता। फाइनेंस गिवन बाय बैंक्स टू बिल डिस्काउंटिंग, ये आपका नॉन टैक्सेबल है। ओके, इस पे आपका कोई जीएसटी लगने नहीं वाला। फाइनेंस एक लोन की तरह है। ओके, और अगर बैंक में कोई डिपॉजिट लिया, एडवांस दिया, लोन दिया तो उस पे आपको जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है।
और सर्विसेज गिवन बाय पब्लिक लाइब्रेरीज बाय वे ऑफ लेंडिंग बुक्स, ये तो नॉन टैक्सेबल। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें मैं आपको प्रॉपर्ली लिख देता हूँ ताकि आप क्या है समझ पाओ। ये आपका है, यहाँ पे लिखता हूँ, ये नॉन टैक्सेबल है, ये नॉन टैक्सेबल है, थर्ड वाला भी आपका नॉन टैक्सेबल है, फोर्थ आपका टैक्सेबल है, फिफ्थ भी आपका टैक्सेबल है, सिक्स आपका नॉन टैक्सेबल है, सेवेंथ टैक्सेबल, एट्थ नॉन टैक्सेबल, नाइन्थ नॉन टैक्सेबल, टेंथ भी आपका नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल है आपका 11th, 12th, 13th नॉन टैक्सेबल है, 14th और 15th भी आपका नॉन टैक्सेबल। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आप एग्जाम्पशन तो अगर आप एग्जाम्पशन का चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो ये रट्टा मार दो, ये जो भी मैंने पॉइंट्स दिए हुए वो ये पूरे पॉइंट्स अगर आप रट्टा भी मार देते हो और मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स और एडिशन में बता दिए तो वो आप सिर्फ प्रॉपरली वीडियो देख लो तो शायद आपका एग्जाम्पशन मेजरली क्वेश्चन हो जाएगा। आप पेपर में लिख दोगे उतना तो हो जाएगा। ठीक है, बेसिक मेल सर्विसेज बाय इंडियन पोस्ट ऑफिस, ये आपका है नॉन टैक्सेबल। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लेविड बाय, ये तो आपका नॉन टैक्सेबल है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क बाय गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये भी नॉन टैक्सेबल। जीटीए सर्विसेज करके आपको पॉइंट होगा, उसमें पूरा दिया हुआ है कि जीटीए कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जो नॉन टैक्सेबल होगा। ये जो नेसेसरी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो हमेशा ही नॉन टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो मिल्क हो गया, कुछ और भी सर्विस हो गई, वीट ट्रांसपोर्ट किया, कुछ और ट्रांसपोर्ट किया, तो वो सब आपका क्या हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल। प्लांटेशन ऑफ टी एंड कॉफी, ये भी नॉन टैक्सेबल है। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, ये आपका टैक्सेबल आएगा। ओके, कलेक्शन ऑफ टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बाय पोस्ट ऑफिस, ये नॉन टैक्सेबल है। वाटर चार्जेस कलेक्टेड बाय बीएमसी, ये भी आपका नॉन टैक्सेबल है। आउटसोर्सिंग ऑफ ड्रेनेज सर्विसेज क्लीनिंग बाय बीएमसी टू अ प्राइवेट फर्म, ये आपका टैक्सेबल होगा। पैकिंग ऑफ टोमेटो केचप, ये टैक्सेबल है। इंटरेस्ट चार्जेस लेविड बाय बैंक्स ऑन ओवरड्राफ्ट, ये आपका नॉन टैक्सेबल है। ये सेम आपका वो फाइनेंस वाला डिस्काउंट वाला पॉइंट है। ठीक है, डिस्काउंट जैसे हम लोग ने पिछले पिछले पॉइंट में किया था, ये हम लोग ने डिस्काउंटिंग वाला पॉइंट देखा। इसमें फाइनेंस गिवन था, इसमें इंटरेस्ट लिया है, तो दोनों फाइनेंस की तरफ से ये, क्योंकि ओवरड्राफ्ट दिया, ये भी एक लोन नहीं होता है ना, राइट। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज ओवर रिवर बैंक्स बाय द गवर्नमेंट, ये आपका नॉन टैक्सेबल है। कमीशन रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ फूड ग्रेन्स इन द रिटेल मार्केट, ये आपका टैक्सेबल आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल हाउस अंडर द प्रीवियस, ये नॉन टैक्सेबल है। अब देखो, सिंगल हाउसिंग दिया है इसलिए नॉन टैक्सेबल है। अगर आप कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन ऑफ, अगर कॉम्प्लेक्स बोला होता ना कि आपने एक से ज्यादा हाउस बनाए होते तो वो टैक्सेबल हो जाता। ओके, टोल चार्जेस कलेक्टेड फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी एक्सप्रेसेस, ये भी आपका नॉन टैक्सेबल है। और सॉर्टिंग ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक, ये भी। और ये हॉस्पिटल वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ लो क्योंकि इसके 2-3 पॉइंट्स आएंगे, ये हॉस्पिटल वाला सेक्शन है। ठीक है, इसमें तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 2 खत्म होता है। ये आपका बेसिक मेल सर्विसेज नॉन टैक्सेबल है, ये भी नॉन टैक्सेबल है, ये भी नॉन टैक्सेबल है, ये भी नॉन टैक्सेबल है, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल। ओके, नॉन टैक्सेबल, 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 नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। ठीक है, इसमें से अगर क्वेश्चन 2 में से अगर मेरा कोई 1-2 पॉइंट गलत हो गया हो तो मेरे को प्लीज बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं फिर टेलीग्राम पे उसको से चेंजेस कर दूंगा। क्योंकि मेरा 99% मैं सही हूँ, बट 1% कहीं पे मैं गलत हो सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स आएंगे इसके, तो इसलिए कहीं पे भी मैं गलत हो जाऊं तो प्लीज मेरे को बता देना। ओके, अभी हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, इसका मैं डायरेक्टली आपको सोल्यूशन नोट्स पे दिखाता हूँ। तो हम लोग इनडायरेक्ट पास पेपर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। ओके, कविता मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील यूटेंसिल्स परचेज रॉ मटेरियल, एसजीएसटी दिया है, सीजीएसटी 5 लाख। फिर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू मैन्युफैक्चर प्रेशर कुकर, शी आल्सो परचेज रॉ मटेरियल इन द सेम मंथ, और 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल हुआ। और उसके बाद में उसने सेल कितने के किया, 8 लाख का। कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल टू द गवर्नमेंट आफ्टर क्लेमिंग इनपुट टैक्स, और ये जो भी अमाउंट दिए वो सब एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, और आपको एक्सट्रैक्ट बनाने इन तीनों लेजर के। ओके,
तो हम लोग जाते हैं डायरेक्टली सोल्यूशन में। तो देखो, अगर आपने इनपुट टैक्स का वीडियो देख लिया होगा तो आपको पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं, बट नहीं देखा होगा तो अभी देख लो। पहले आप करोगे कैलकुलेशन आउटपुट टैक्स का। आउटपुट टैक्स का कैलकुलेशन आपका सिर्फ CGST और SGST यही दो अमाउंट है, तो यहाँ पर सिर्फ वही लिखोगे। आपने क्या किया है, सेल ऑफ परचेज कुकर, ओके, कितने का अमाउंट था, 8 लाख, और उस पर 18%। 9% और 9% होता है CGST और SGST, तो 18% एक साथ लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो उसका अमाउंट आएगा आपको 72,000, यहाँ पे भी आएगा 72,000। ओके, इतना समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया आउटपुट टैक्स। अब आप करोगे कैलकुलेशन इनपुट टैक्स का। इनपुट टैक्स मतलब वो टैक्स जब आपने परचेज किया उस टाइम पे जो टैक्स पे किया, वो आपका इनपुट टैक्स होता है। ओके, तो आपने क्या क्या परचेज किया, पहले तो आपने परचेज किया रॉ स्टील। ओके, तो परचेज ऑफ रॉ स्टील, कितने का आपने परचेज किया, 5 लाख रुपए का आपने परचेज किया, उस पे भी आपका 18% लगेगा। 18% कितना होता है, 45,000 और 45,000। ओके, 18% अगर निकालोगे आप 5 लाख का, तो आपको अमाउंट आएगी 90,000। ओके, और 90,000 हमेशा डिवाइड करना CGST और SGST। ओके, टोटल आपका जो GST है उसको डिवाइड करना होता है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो आपने परचेज किया। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपने 1 लाख रुपए का परचेज किया, उसमें भी आपको 18% देना है, तो इसका टोटल 18 आता है, तो 9,000 यहाँ पे आएगा, 9,000 यहाँ पे आएगा। ओके, तो 45 + 9 कितना आता है, 54,000 और 54,000। ओके, सोल्यूशन में मैंने जो ग्रुप में डाला है टेलीग्राम पे, उसमें शायद मैंने 51 लिखा है, यहाँ पे शायद नहीं, मुझको बहुत 2-3 लोगों ने बोला है, तो 51 लिख दिया है। कैलकुलेशन मेरा एडिशन गलत हो गया, ठीक है। थर्ड हमारा है GST पेएबल। ओके, तो हमने आउटपुट टैक्स निकाल दिया, हमने इनपुट टैक्स निकाल दिया। अब निकालो कि कितना GST पे करना, सिंपल। पहले क्या निकालोगे, आउटपुट टैक्स जो आपने कैलकुलेट किया वो लिखो। आउटपुट टैक्स यहाँ पे लिखा है 72,000, 72,000। ओके, इसमें से आप क्या माइनस करोगे, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स है आपका 54,000 और 54,000। ओके, आपका टोटल कितना आएगा, 72 माइनस 54। ये आपको किसको पे करना है, हमारे मोदी साहब को। ओके, तो ये मोदी साहब को पे करना है कितना, GST पेबल 18,000 और 18,000। इतना समझ में आ गया। तो इतना आपका ये क्वेश्चन का पार्ट 1 खत्म हो गया कि आपने GST पेबल कर दिया। अब ये वाला जो पार्ट है ये आपको पेमेंट ऑफ GST में मिलेगा। ओके, तो इन्होंने दो दो चैप्टर का एक क्वेश्चन बना के दिया। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, मतलब पेमेंट ऑफ GST में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, थोड़े डेट्स वेट्स इंपॉर्टेंट होंगे और कुछ नहीं। तो अभी हम लोग को क्या बनाना है, लेजर्स बनाने, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कैश लेजर और लाइबिलिटी लेजर। तो कैसे बनाते, अगर आप टेक्स्ट बुक में भी देखोगे उसका सोल्यूशन तो आपको मिल जाएगा, पर यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं कैसे बनाते। ओके, तो यहाँ पे लिखोगे लेजर, यहाँ पे लिखोगे पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे लिखोगे GST, SGST और टोटल। इसमें IGST नहीं है तो यहाँ पर एक कॉलम कम हो गया, बट अगर IGST होता तो यहाँ पे IGST भी आता। ओके, फर्स्ट हम लोग कोई भी लेजर उठाओ, आपकी मर्जी। हम लोग लेंगे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। लाइबिलिटी मतलब आपकी कितनी लाइबिलिटी है, मतलब आपको कितना पे करना है एज पर आपके आउटपुट टैक्स। ओके, तो लाइबिलिटी लेजर, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, लाइबिलिटी मतलब आपको कितना पे करना है एज पर आउटपुट टैक्स। तो आपका यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, जो आपको आउटपुट टैक्स पे करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना आपको आउटपुट टैक्स पे करना है, 72,000, 72,000। ओके, तो आपको 1,44,000 अमाउंट पे करना है, ये आपके लाइबिलिटी में आएगा। सेकेंड आपका आएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ओके, इसके अंदर आएगा आपका इनपुट टैक्स का क्रेडिट, इनपुट टैक्स, सॉरी क्रेडिट नहीं आएगा, इनपुट टैक्स आएगा। तो इनपुट टैक्स आपका कितना है,
54,000 और 54,000, इसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है ना, इसलिए फिर इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। तो 54 प्लस 54 करोगे तो आपका कितना आएगा, 1,08,000। तो इतना आपको इनपुट मिलेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर आपका ओपनिंग होगा तो यहाँ पे ओपनिंग भी आएगा, और अगर आपने अपोर्शन किया है, ओके, अपोर्शन मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका क्रेडिट ज्यादा होता सीजीएसटी में, इसमें तो नहीं हो सकता ये सब में क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी है, पर अगर समझो आईजीएसटी है, ओके, आईजीएसटी आपका 10,000 है, ओके, फॉर एग्जांपल आपका आउटपुट टैक्स, और सीजीएसटी का क्रेडिट है आपका 84,000, समझ में आ गया, 84,000 आपका क्या है, सीजीएसटी का क्रेडिट मिलने वाला है। तो आपका एक्स्ट्रा कितना बचेगा, 72 माइनस 84 करोगे आपका 12,000 रुपए क्या बचेगा, एक्स्ट्रा बचेगा, राइट। तो ये 12,000 आप इस 10,000 को पे करने के लिए यूज कर सकते हो, तो अपोर्शन यहाँ पर आ जाएगा 10,000, ओके। तो ये आपको लिखना है, इस सब में नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, बस मैं बता रहा हूं अगर होता तो आपको कैसे लिखते, ठीक है। अगर और समझना है आपको तो पेमेंट वाला चैप्टर है, उसमें सम्स दिए हुए, वो सॉल्व करोगे तो भी बहुत हो जाएगा, ओके। ये 84 नहीं है, ये 54 है, ओके। और थर्ड वाला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये तीन बनाने थे, वो हमें बनाना है। तो कैश टू बी डिपॉजिटेड, यहाँ पे लिखोगे आप पर्टिकुलर, मतलब क्या हुआ कि जितना आपको पेमेंट करना है एट द एंड उतना ही आपको कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा, राइट। तो इतना आपको पेमेंट करना है, तो इतना आपको क्या बोलते हैं, आपके कैश लेजर में डिपॉजिट करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो कैसे करोगे आप, 18,000 यहाँ पे लिखो, 18,000 यहाँ पे लिखो, खत्म बात। ये हो गया आपका 36,000। इस तरीके से आपको बनाना है। अगर जितना कैश डिपॉजिट करना है वही आपको लिखना है, ओके। तो अगर कैश डिपॉजिट अगर आपको कुछ और अमाउंट कम लिखना हो तो वो भी लिखना, तो वही लिखना होगा यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से हम लोग ना हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म कर दिया, फर्स्ट पार्ट। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट। ये वाला पार्ट, ये अपोर्शन वाला पार्ट है जहाँ पे एक्स्ट्रा क्रेडिट हम लोग अपोर्शन करेंगे, ओके। तो लेट स्टार्ट विद दैट। शिव प्रसाद, registered dealer, had input tax credit of 17,000 in respect of purchase and capital goods। तो ये आपका क्या है, इनपुट टैक्स, ओके। अब आगे देखो, he manufactured 3,000 kg of finished product, the final product was sold at 100 per kg। तो इसने 3,600 kg बनाया और ये सब आपको उसका डिटेल्स दिया हुआ है, ओके। The rates of CGST and SGST are 6% each। 6% each मतलब टोटल जीएसटी कितना है, 12%, और आईजीएसटी आपका कितना है, 12%। तो कैलकुलेट द टोटल टैक्स पेएबल अंडर ईच हेड इफ ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 3 सेम करना है, ओके। तो पहले आप लोग क्या निकालोगे, आउटपुट टैक्स, ओके। तो इसमें आएगा सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। यहाँ पर हम लोगों ने 3 टाइप के सेल किए। एक हम लोगों ने किया है इंटरस्टेट, सॉरी इंट्रास्टेट, ये है हमारा इंटरस्टेट, ओके। और ये भी हमारा क्या है, इंटरस्टेट, क्योंकि ये आउटसाइड जा रहा है, ओके। अब देखो, गुड सेंट ऑन स्टॉक ट्रांसफर टू कंसाइनमेंट एजेंट, तो ये सेल नहीं हुआ है एक्चुअल में, देखा जाए तो ये आपने ट्रांसफर किया है, ओके। लेकिन अगर आप स्कोप ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ोगे उसमें मैंने आपको सप्लाई का डेफिनेशन दिया, ओके। और सप्लाई के डेफिनेशन में एक पॉइंट आता है ट्रांसफर वाला। तो सप्लाई इंक्लूड्स ट्रांसफर, तो मतलब ये क्या हो गया, आपने सप्लाई किया है तो इसलिए फिर ये भी आपका क्या माना जाएगा, सेल की तरह ट्रीट किया जाएगा, ओके। तो अभी हम लोग इसमें ऐड करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, इंट्रा स्टेट सेल्स। आप वो पॉइंट भी लिख दोगे तो भी चलेगा, मतलब ये जो पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गुड्स सोल्ड विद इन द स्टेट, ये भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, दोनों चलेगा, ठीक है। तो कितना आपने सेल किया है, 1600 kg, 100 रुपए एक का रेट है, और 18% आपको, सॉरी 12% आपको जीएसटी लग रहा है, तो 12% यहाँ पे लिखो। तो कितना आएगा, 1600 इंटू 100 इंटू 12, 12%, 19,200। तो उसको बांटो अलग अलग, 9,600 और 9,600, ओके।
फिर सेकेंड आपने क्या किया, इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल आपने कितना किया, 1300 केजी का। 1300 को 100 से मल्टीप्लाई करके 12% निकालोगे तो आपको आंसर आएगा 15,600। ओके। और थर्ड आपने किया है स्टॉक ट्रांसफर, तो इसको भी हम लोग ट्रांसफर बोल सकते हैं, बट वही पॉइंट लिख दो बेटर है। क्या लिखा है, गुड्स सेंट ऑन स्टॉक ट्रांसफर, तो यहाँ पे लिख दो गुड्स सेंट ऑन स्टॉक ट्रांसफर। ओके, तो ये 700 केजी का 100 रुपया इंटू 12% निकालो तो आपका निकलेगा 8,400। और क्योंकि ये आउटसाइड द स्टेट की है तो इसलिए इस पे आईजीएसटी लगेगा। तो टोटल अगर आप अमाउंट निकालोगे तो ये आएगा 9,600, ये आएगा 9,600 और ये आएगा 24,000। ठीक है, तो ये आपका था आउटपुट टैक्स। अभी हम लोग देखेंगे इनपुट टैक्स। तो आपको अभी क्या निकालना है, इनपुट टैक्स, कितना आपको इनपुट मिलने वाला है। इनपुट टैक्स में तो आपको दिया हुआ है सीजीएसटी और एसजीएसटी आपका है इनपुट टैक्स अवेलेबल। डायरेक्टली लिख दो क्योंकि आपको सिर्फ इसमें बताया नहीं किसके लिए इनपुट टैक्स मिल रहा है, तो आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो 17,000 आपको मिल रहा है। ओके, तो ये आपका टोटल 17,000 और 17। अब आपको निकालना है जीएसटी पेबल, और ये इस पॉइंट, इस पूरे सम का यही इंपॉर्टेंट पार्ट, जीएसटी पेबल। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो पहले आपका आ जाता है आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है आपका, 9,600, 9,600 और 24,000। ठीक है, इसमें से आप माइनस करोगे आपका इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स है आपका 17,000 और 17,000, और ये आपका कुछ नहीं आएगा। तो आपका टोटल क्या बच जाता है, ये आपका अमाउंट बच जाता है 7,400। ये आपका बच जाता है 7,400 और ये आपका बच जाता है 24,000। ओके, अब आप माइनस करोगे। अब ये वाले जो एक्सेस क्रेडिट बच गया है इसको आप, जो ये एक्सेस क्रेडिट बच गया इसको आप अपोर्शन कर सकते हो जो आपका आईजीएसटी अमाउंट पेएबल है उससे। ठीक है, ये अगर आप इनपुट टैक्स का जो फर्स्ट लेक्चर है वो पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों होता है वैसा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सीजीएसटी क्रेडिट अपोर्शन टू आईजीएसटी भी लिख सकते हो, या फिर सीजीएसटी क्रेडिट भी लिख सकते हो। तो 7,400 यहाँ पे आएगा 7,400। ओके, और यहाँ पे लिख दोगे एसजीएसटी एक्सेस क्रेडिट रिटर्न ऑफ अगेंस्ट आईजीएसटी। ओके, तो यहाँ पे लिखोगे 7,400, आप लिखोगे 7,400 माइनस। अभी आप जब टोटल देखोगे जीएसटी पेएबल का, तो जीएसटी पेएबल है आपके 0,0, और ये जब आप अमाउंट निकालोगे तो आएगा 92,000। ओके, 9,200 आपका अमाउंट आएगा। तो इस तरीके से आपको सम करना है। इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट था कि आपको क्रेडिट अगर बांटने आता है तो आपको प्रॉपरली सम आ जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं था। लेकिन अगर आपको ये पॉइंट नहीं आता है तो फिर आपके वांदे। इस तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। ओके, तो टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए पहले हम लोग इसके समरी पे आ जाते हैं। तो देखो ये पूरा चैप्टर मैंने सिखाया हुआ टाइम ऑफ सप्लाई के, अगर आप वीडियो देखोगे उसका समरी भी देख लोगे लास्ट के 10 मिनट में तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देख लो, गुड्स अगर आपने फॉरवर्ड चार्ज में सप्लाई किया है तो अगर गुड्स में इन्वॉल्व मूवमेंट हो रहा है तो क्या लिखोगे, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। ओके, यहाँ पर अगर मूवमेंट नहीं है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ मेकिंग अवेलेबल विच एवर इज अर्लियर। सर्विस अगर आपने फॉरवर्ड चार्ज में किया है तो इनवॉइस अगर इशू कर दिया 30 दिन के कंप्लीशन में तो डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, अगर नहीं इशू किया तो डेट ऑफ कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ओके, रिवर्स चार्ज में, रिवर्स चार्ज ऑफ गुड्स, ओके,
तो उसका क्या आएगा टाइम ऑफ सप्लाई 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स व्हिचएवर इज अर्लियर। अब इधर इतना याद रखना, डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या हुआ, पेमेंट इन द बुक्स ऑफ रिसिपिएंट। यहां पे मैं लिखता हूं डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या हुआ, पेमेंट इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट और डेबिट इन द बैंक whichever is earlier। ओके, तो आपका डेट ऑफ पेमेंट क्या होगा, पेमेंट इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट और डेबिट इन द बैंक whichever is earlier। ये सर्विस आपका सॉरी गुड्स रिवर्स चार्ज में जो भी आपका सप्लाई होगा उसमें ये पॉइंट आपका लागू होगा। ओके, तो यहाँ पे 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स whichever is earlier। सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज क्या होगा, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। पेमेंट का मतलब क्या होगा, पेमेंट इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट और पेमेंट इन डेबिट इन द बैंक whichever is earlier। ओके, कंटिन्यूअस सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या आएगा, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट और ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस whichever is earlier। ओके, और टाइम ऑफ सप्लाई फॉर वाउचर, अगर आइडेंटिफाइबल वाउचर है तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, और अगर नॉन आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर, और इन केस ऑफ लेट इंटरेस्ट फी डेट ऑन विच इट इज रिसीव्ड। और बाकी जो केस बचेगा, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो जब वो फाइल करेगा जीएसटी रिटर्न तब, और नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है तो जब वो पेमेंट करेगा जीएसटी का तब। ओके, ये अगर आपको पॉइंट वापस प्रॉपर्ली समझना है तो आप टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर देख सकते हो। ओके, और ये 45 डेज हो जाएगा 30 डेज के बदले, अगर आप बैंक इंश्योरेंस कंपनीज को सप्लाई करते हो तो। ओके, तो अभी हम लोग ये सम सॉल्व करते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4, टाइम ऑफ सप्लाई, इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। हम लोग समझेंगे कि मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल whichever is earlier। तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल whichever is earlier। तो इसमें अर्लियर कौन सा है, जुलाई हमेशा अगस्त से पहले आती है, तो आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका जुलाई का डेट। तो जुलाई का डेट कौन सा है, 20th of 7 2017। ओके, 20th of 7 2017 ये आपका आ जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वो पूरा ग्रुप बनाना है जो पॉइंट चारों दिया है वो, और लास्ट पॉइंट आपको लिखना है टाइम ऑफ सप्लाई, और टाइम ऑफ सप्लाई में फिर आपको ये सब डेट्स लिखनी है, बस इतना ही करना है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड देखते हैं हम हमारा, अभी हम लोग देखेंगे हमारा सेकेंड वन, सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। इसका फॉर्मूला क्या है, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स whichever is earlier। तो यहां से आपको पहले 31st डे कैलकुलेट करना है, तो इसका 31st डे आप कैलकुलेट करो। उसके बाद में क्या है, डेट ऑफ पेमेंट। तो इसमें डेट ऑफ पेमेंट इतना याद रखना, दोनों में से एक होगा, डेट ऑफ पेमेंट इज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ डेबिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट whichever is earlier। तो इन दोनों पेमेंट में आपको पहले ये डेट इन्वॉल्व करनी, क्योंकि ये पहले आएगा, ठीक है। तो डेट ऑफ पेमेंट आपको कौन सा आएगा, 5th of January आएगा। तो 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स whichever is earlier। तो यहाँ पे आपका रिसिप्ट कब मिल रहा है, 4th of October को मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपकी 3 डेट कौन कौन सी हुई, 4th of October 2017, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो यहाँ पे आपका दिसंबर है, तो दिसंबर में 31st माइनस 4 करोगे तो 27 दिन हुए, प्लस 33 दिन और, तो 3, और 4th जनवरी आपका क्या होगा, 31st डे होगा। तो 31st डे मतलब 4/1 और 4/10 2017 और 5/1 2018। ओके, तो 4/1/18 5/1/18 और 4/10 2017 whichever is earlier। तो आपका आंसर कितना आएगा, 4/10/17। ओके, थर्ड पॉइंट आप देख लो, थर्ड पॉइंट है आपका सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज। और सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज, अगर इश्यू ऑफ इनवॉइस इज विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन। ओके, तो ये डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है, 5 तारीख, और इनवॉइस कब इशू किया है, 1 तारीख, मतलब 30 दिन के अंदर इशू किया। ओके, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। तो इसमें से अर्लियर कौन सा है,
21/12/2018, सॉरी इसमें दोनों में अर्लियर कौन सा है, 1/1/18, तो आपका डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 1/1/18। ओके, समझ में आ गया। शायद सोल्यूशन में मैंने आपको 21/12/18 दे दिया है, मेरे को लगा 17 है इसलिए, फिर तो उसका वो गलती सॉल्व कर देना। ओके, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो आपका 1118 आएगा। सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ से अगर आप 61st डे निकालोगे तो आपका आएगा 5th या 6th मंथ में आएगा। डेट ऑफ पेमेंट आपका है फरवरी में, तो इन दोनों में से एक आएगा, तो ये वाला आएगा क्योंकि ये आपका डेबिट है। तो फिर आपका जब पेमेंट देख रहे हो तो मैंने आपको बताया था क्या लिखना है, डेट ऑफ डेट ऑफ पेमेंट में आपका क्या आएगा, डेबिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेबिट इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। तो इसमें कौन सा अर्लियर है, 16/2/2018, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, 16/2/2018। ओके, समझ में आ गया। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है 16/2/2018 आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। फिफ्थ पॉइंट का देखते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज। यही सेम ही, अगर 31 डे के अंदर आपका हो गया तो आपका डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो क्या इशू इनवॉइस 31 डे के अंदर हो गया, हाँ हो गया, क्योंकि 3 को सप्लाई कंप्लीट किया था, 28 को इनवॉइस इशू कर दिया, तो आपका 30 दिन के अंदर हो गया। तो आपका आएगा डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो इसमें से आपका डेट ऑफ इनवॉइस ही आंसर आएगा। तो 28/7/2017। सिक्स्थ में जाते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। आपका गुड्स रिवर्स चार्ज पे, तो 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ से आपको पहले 31st डे निकालना है। ये आपका अगस्त में 31 डे होते हैं, तो 4 दिन अगस्त के हो गए, 28, 29, 30, 31 और प्लस आपको 26 दिन और, तो 27 सितंबर आपका क्या आएगा, ये फर्स्ट डेट आएगी, डेट ऑफ 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। तो इसमें डेट ऑफ पेमेंट आपका ये आएगा और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर। तो 27, 9, 5, 9 या 28, हमेशा आपका अगस्त पहले आता है, हमेशा आपका अगस्त पहले आता है, तो यहाँ पे आएगा 20/8/2017। ओके, और लास्ट पॉइंट है आपका सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज। तो सर्विस का क्या है, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ से आपको पहले 61st डे निकालना है या डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट में ये दोनों देख लेना, इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वो लिख देना। तो इसमें कौन सा अर्लियर है, 5/1/2018, तो आपका आंसर आएगा 5/1/2018। ओके, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्या सिर्फ और सिर्फ गुड्स आएंगे और सर्विस आएगा, मेरे को नहीं पता। कंटिन्यूअस सप्लाई भी आ सकता है, सेल ऑफ अप्रूवल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, पर क्या वो आएगा वो पता नहीं। पिछले 18 के टाइम पे तो सिर्फ यही आया था, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही आएगा, क्योंकि अभी 23 हो गया, 5 साल हो गया, और ये 18 का पेपर हमारा फर्स्ट ईयर था ना जीएसटी का, ये तो फर्स्ट ईयर आफ्टर जीएसटी है, तो इसलिए उनके पास ज्यादा डेटा भी नहीं होगा, इसलिए बहुत सिंपल पेपर बनाया उन्होंने, आराम से पास हो जाए कोई भी। ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसी में सॉल्व कर देता हूँ। कॉम्पोजिट सप्लाई मींस देयर इज अ प्रिंसिपल सप्लाई प्लस अदर सप्लाईज। ओके, मिक्स सप्लाई मींस देयर आर वेरियस सप्लाईज इंक्लूडेड, वेरियस कंपोनेंट्स इन द सेम सप्लाई, जो कि हम अलग अलग करके भी उसको सप्लाई कर सकते हैं। इसका अगर आपको आंसर देखना है पूरा डेफिनेशन, तो स्कोप ऑफ सप्लाई में शायद मैंने किया, या टाइम ऑफ सप्लाई में, दोनों में से एक चैप्टर है जहां पे मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया है। ओके, तो आपका सेल ऑफ गुड्स इंक्लूसिव ऑफ इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट, ये आपका आएगा कॉम्पोजिट सप्लाई। ओके, सेल ऑफ टीवी विद इंस्टॉलेशन एंड वारंटी, ये आपका आएगा कॉम्पोजिट सप्लाई। अब देखो, आपने टीवी सेल किया है, लेकिन उसके साथ साथ इंश्योरेंस वारंटी आपने साथ में दी है, तो ये आपका कॉम्पोजिट है। ठीक है, ये अलग अलग आपने नहीं सप्लाई किया, तो इसलिए वो मिक्स सप्लाई नहीं होता। इसमें ऊपर वाले में भी सेम आएगा, सेल ऑफ गुड्स इंक्लूसिव ऑफ, तो मतलब आपने गुड्स सेल किया, लेकिन उसके साथ में आपने इंश्योरेंस भी दे दिया ट्रांजिट का। अ कंप्लीट पैकेज ऑफ केसरी ट्रैवल्स फॉर ट्रिप टू जम्मू एंड कश्मीर,
तो आपने पूरा ट्रिप का ही क्या बोलते हैं एक ही अमाउंट लिया है, तो एक अमाउंट लिया है तो मतलब आपने कंपोजिट सप्लाई किया है। सप्लाई ऑफ गिफ्ट पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ कैन फूड, स्वीट, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट। अब देखो ये अलग-अलग चीज है, अलग-अलग चीज को एक में क्लब कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी मिक्स सप्लाई। ओके, फ्री 5 स्टार होटल प्रोवाइडिंग फ्री लॉन्ड्री सर्विसेज, ये आपका आएगा कंपोजिट। 5 स्टार होटल सिर्फ प्रोवाइड कर रहा है कि आपको लॉन्ड्री सर्विस फ्री है, तो आपका मेन सप्लाई कौन सा है? 5 स्टार होटल में रहने का सप्लाई, ठीक है। बाकी जो लॉन्ड्री सर्विसेज है वो आपका क्या बोलते हैं उसमें एडिशन है। फ्री वाईफाई एयरपोर्ट सेम होटल की तरह ही है, जैसे आप होटल में जाके रहने के लिए जाते हो उसके बाद में जो सर्विस प्रोवाइड हुआ आपका क्या हो जाएगा? कंपोजिट हो जाएगा। सेम यहाँ पे फ्री वाईफाई, आप एयरपोर्ट में गए हो, एयरपोर्ट क्यों जाते हो? कहीं बाहर जाना होगा इसलिए, तो सेम यहाँ पर भी है कि अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हो और वाईफाई मिल रहा है आपको, तो वो भी क्या हो जाएगी? कंपोजिट सप्लाई। ट्रैवल फेयर फॉर मुंबई टू दिल्ली बाय राजधानी, फेयर चार्जेस आर इंक्लूसिव ऑफ फूड। तो आपने पूरा फेयर चार्जेस पे किया, उसके अंदर फूड का भी चार्ज इंक्लूडेड है, तो भी ये क्या हो जाएगी? कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि अलग-अलग चार्ज नहीं किया है, एक ही साथ एक ही अमाउंट चार्ज किया, ठीक है। और कॉम्बो पैक ऑफ टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, अब इन दोनों चीज को क्लब करके कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? मिक्स सप्लाई। ओके, समझ में आ गया? इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट भी हो जाता है। और देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, लिस्ट प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स। ओके, फिर आपको दिया है लोकल टैक्स, एडिशनल चार्जेस, एडिशनल पैकिंग, एनुअल ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट और ट्रेड डिस्काउंट इन ऑन लिस्ट प्राइस। ओके, तो इतना याद रखना, ये सब चीज को ऐड कर लो, डिस्काउंट को माइनस कर लो, आपको अमाउंट आएगी 3,90,000। ओके, 3,50,000 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2। ओके, और 10% आपको लेना है 3,50,000 का, तो माइनस क्या होगा? 35,000। ओके, तो जब माइनस करोगे तो आंसर आएगा आपको 3,90,000, और इस तरीके से आपका ये सब भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, और लास्ट में आपका ये थियरी है, थियरी तो आप खुद ही पढ़ लो। एग्रीगेट टर्नओवर तो इजी वाला है, वैल्यू सप्लाई भी इजी है, बेनिफिट्स और रजिस्ट्रेशन ये सब भी इजी। कंपोजिट स्कीम आपको थियरी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी है, बट अगर आप इस इनमें से 4 भी पढ़ लो बहुत हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ने हमारा पास्ट पेपर भी सॉल्व कर दिया है। इजी पेपर था 18 का, मेरे हिसाब से इतना इजी नहीं आएगा क्योंकि हम लोग 5 या 6 साल के बाद में मतलब हो गया, बहुत टाइम हो गया जीएसटी के लिए, तो इतना इजी तो नहीं आएगा, थोड़ा टफ आएगा। बट आईटीसी, टाइम ऑफ सप्लाई, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगर आपको सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है तो आईटीसी पढ़ के जाना, टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ के जाना। एग्जामिशन के वो सिर्फ 30 पॉइंट भी रट्टा मार लो, और मैंने आपको 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे और भी उसी के अंदर पढ़ा दिए, तो वो पढ़ लो, तो आपका ऑलमोस्ट पास हो जाओगे। कंपोजिट, मिक्स सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत इजी है, 10-15 मिनट या आधा घंटा लगेगा मैक्स आपको, तो अगर वो भी करके जाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 18 का पेपर भी सॉल्व कर दिया है। तो कल सबका लास्ट पेपर है, अच्छे से पेपर करना, अगर फेल हो जाओ तो कोई बात नहीं, केटी है हमारे पास, केटी दे देना। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर अभी तक देख लिया है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय।